teacher. Today we are going to discuss the UHS topic number 3 and 4, which is about the alcohols, alkyl halides and phenols. So let's move towards the topic. जी तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने जो पढ़ना है वो आप डिस्प्ले पे देख सकते हैं। जो सिलेबस आउटलाइन है एमडी कैट की टॉपिक 3 एंड 4 के हवाले से, उसमें हमारे पास सबसे पहले अल्काइल हैलाइड्स हैं और उसके जो कंपाउंड्स जिस तरह पढ़ने हैं वो हम पढ़ेंगे, आप नोट डाउन कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली हम फिर अल्कोहल्स की बात करेंगे और फिनोल्स की बात करेंगे। सो अभी हम बात करते हैं अल्काइल हैलाइड्स से स्टार्ट अपनी। अल्काइल हैलाइड्स आप लोग देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें हैलोजन एटम पाया जाए, दे आर कॉल्ड एज अल्काइल हैलाइड्स। क्लियर है? हमारे पास इनको क्लासिफाई किया जाता है दो तरह से। हमारे पास पहले अल्काइल हैलाइड्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड। अगर हमारे पास एक कंपाउंड में एक हैलोजन एटम मौजूद है तो उसको मोनोहैलोअल्केन बोलेंगे। अगर दो हैं तो उसे डाइहैलोअल्केन बोलेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने ब्लैक मार्किंग में लिखा हुआ है इनको। और अगर दो से ज्यादा हैलोजन एटम्स एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाए जाएंगे तो दे वर जनरली कॉल्ड एज द पॉलीहैलोअल्केन्स। क्लियर? हमने अपने सिलेबस में जिन अल्काइल हैलाइड्स की बात करनी है, जिन हैलोअल्केन्स की बात करनी है, दे आर मोनोहैलोअल्केन्स। आगे मोनोहैलोअल्केन्स को भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ द अल्फा कार्बन। व्हाट इज अल्फा कार्बन? Alpha carbon is that carbon with which the halogen atom is attached. कोई भी फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच होता है तो वो जो कार्बन एटम होता है दैट इज कॉल्ड एज द अल्फा कार्बन, और नेक्स्ट टू द अल्फा बीटा कार्बन होता है। बट राइट नाउ आई विल टॉक अबाउट द अल्फा कार्बन। अगर मेरे पास मोनोहैलोअल्केन्स में हैलोजन एटम उस कार्बन के साथ अटैच है जो आगे एक कार्बन के साथ अटैच है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज द प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, क्योंकि अल्फा कार्बन की नेचर प्राइमरी है, अल्फा कार्बन आगे ए कार्बन से अटैच है, सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स। बिल्कुल इसी तरह अगर हमारे पास अल्फा कार्बन की नेचर सेकेंडरी है, मतलब ये जो अल्फा कार्बन है जिसके साथ हैलोजन एटम अटैच है ये आगे दो कार्बन के साथ अटैच है, तो दैट अल्काइल हैलाइड विल बी कॉल्ड एज द सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और बिल्कुल इसी तरह अगर अल्फा कार्बन, वो कार्बन जिसके साथ हैलोजन एटम अटैच है, वो आगे तीन कार्बन एटम्स के साथ डायरेक्टली अटैच है, तो दे आर कॉल्ड एज द टर्शियरी अल्काइल हैलाइड्स। तो दैट वाज अ लिटिल इंट्रो अबाउट द क्लासिफिकेशन। यू मस्ट नो दैट। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स की, जो कि आपके इस टॉपिक में एमडी कैट के सिलेबस में नंबर 1 पोजीशन पे है, कि हैलोअल्केन्स या अल्काइल हैलाइड हमारी डेली यूजेज लाइफ में कहाँ पे किन कंपाउंड्स की फॉर्म में बड़ी वैल्यू रखते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले हैलोथेन की। आपके सामने है, दिस इज एनेस्थीसिया, ये एक बेहोशी की दवा है, आप देख सकते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया आपको समझाने के लिए कि एमडी कैट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह आते हैं। आपके सामने ये बेसिकली एक ईथेन है, बेसिकली दो कार्बन की चेन है। इसके साथ द ब्यूटी इज दिस कि एक कंपाउंड में तीन तरह के हैलोजन एटम्स पाए जाते हैं, फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी है, ब्रोमीन भी है, और ये इसका स्ट्रक्चर आपके सामने लिखा गया है। इसमें ये जो कार्बन है एक, ये कार्बन अगर आप गौर से देखते हैं, इफ आई एम गोइंग टू हाईलाइट दैट वन, तो आपके सामने इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के साथ एक माइनर सा फर्क है। इस कार्बन के साथ तीन हैलोजन एटम एक जैसे एटम अटैच हैं और चौथा बॉन्ड इसका कार्बन से बन रहा है। लेकिन अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये जो कार्बन है इसके चार के चार बॉन्ड्स, अगर इसको मैं एज अ सेपरेट ग्रुप कंसीडर करूं तो आपके चार के चार जो बॉन्ड्स हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स के साथ अटैच हैं। मैं कह सकता हूं कि ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है, ये जो कार्बन है इसको स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे, और जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन होता है दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब अगर एमडी कैट में क्वेश्चन किया जाए कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, और वो आपके सामने मिसाल दे दे, आपको क्लोरोफॉर्म कह दे जो कि इसका कंपाउंड है, रिलेटेड अल्काइल हैलाइड्स के कंपाउंड्स हैं, हाँ, हमें वो कार्बन टेट्राक्लोराइड कह दे और हैलोथेन कह दे, तो यू विल आंसर दैट दिस कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि इसमें जो कायरल कार्बन है दैट इज बीइंग अटैच्ड विद द ऑल फोर बॉन्ड्स विद द डिफरेंट एटम्स इन द ग्रुप। बहरहाल ये एक एनेस्थीसिया है,
ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। इसका आईपैक नेम आपको मालूम होना चाहिए। हमने रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर्स ऑफ अल्काइल हैलाइड में पढ़ा था कि हमने सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, उस प्रोसीजर के बाद जो नंबरिंग स्टार्ट करनी होती है हमने वहां से करनी होती है जहां पे हाइड्रोजन एटम अटैच हो। और अगर कोई ऐसा केस आ जाए जैसा आप देख रहे हैं कि दोनों कार्बन एटम्स पे हाइड्रोजन अटैच हों, देन वी शैल स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड जिस तरफ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन अटैच है जिस तरफ, मैं वहां से नंबरिंग करूंगा। तो इसका जो आईपैक नेम होगा, दिस विल बी कार्बन नंबर 1, दिस विल बी कार्बन नंबर 2। अब हमने जब सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लेना है तो उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखना है। तो बी से ब्रोमो मैं पहले स्टार्ट करूंगा, तो इस कंपाउंड का नाम होगा 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 ट्राइफ्लोरो ईथेन। तो ये आप नाम भी याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने शेयर कर दी जो एमडीकैट में आपसे पूछा जा सकता है। वन मोर थिंग, हैलोथेन में जो एनेस्थीसिया का इफेक्ट है, जो बेहोशी का इफेक्ट है, दैट इज बिकॉज ऑफ द क्लोरीन प्रेजेंट इन दैट, ठीक है। और जो इसकी नॉन वोलेटाइल नेचर है दैट इज बिकॉज ऑफ द ब्रोमीन, क्योंकि ये बिग एटम होता है, इसका मास ज्यादा होता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड व्हिच कैन बी आस्क्ड एंड एट लीस्ट वी शुड बी अवेयर ऑफ देम ऑल। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की। मिसाल के तौर पे आप व्हाइट बोर्ड पे देख सकते हैं, आप देखते हैं आपके सामने फ्रीऑन्स की बात की गई है। व्हाट आर फ्रीऑन्स? दे आर क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ये ऐसे कंपाउंड हैं जिनके अहम एमसीक्यूज और पॉइंट्स मैंने आपके सामने एलैबोरेट किए हैं। मिसाल के तौर पे दे आर द एरोसोल प्रोपेलेंट्स। ये लाइट मास के कंपोनेंट्स होते हैं जो पार्टिकल्स को प्रोपेल अप कर देते हैं, जो जर्रात की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। दूसरा, हमारे पास दे आर यूज एज रेफ्रिजरेंट्स, हमारे पास रेफ्रिजरेशन के लिए यूज होते हैं। ये बहुत ज्यादा वाइड यूज रहा है इनका, और रेफ्रिजरेशन की वजह से ये चूंकि लाइट पार्ट मतलब मॉलिक्यूल्स हैं, ये स्ट्रेटोस्फीयर में जाते हैं और ओजोन की लेयर के साथ रिएक्शन करते हैं। क्योंकि कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड टूट जाता है, कार्बन क्लोरीन के बॉन्ड की एनर्जी 346 किलो जूल्स पर मोल है, जो कि रेडिएशंस की मदद से टूट जाती है और क्लोरीन फ्री रेडिकल जनरेट होता है। और वो जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है, वो एक क्लोरीन फ्री रेडिकल 1,00,000 ओजोन के मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करता है, ओजोन डिप्लीशन करता है, और ओजोन डिप्लीशन की वजह से फिर इसको बैन कर दिया गया है। आजकल फ्रीऑन्स को रेफ्रिजरेशन के तौर पे यूज नहीं किया जाता, इनकी जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को यूज किया जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन और फ्लोरीन और कार्बन इन दोनों बॉन्ड्स की एनर्जी इतनी ज्यादा है कि रेडिएशंस इनको तोड़ नहीं सकती। हाँ, कार्बन क्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी कम थी जिसकी वजह से वो टूट जाता है और फ्री रेडिकल बनता है और ओजोन डिप्लीट होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बात करते हैं क्लोरोफॉर्म की। आपके सामने क्लोरोफॉर्म एक बड़ा इंपॉर्टेंट पोलर सॉल्वेंट है, एक मटेरियल है जिसको हम एज एन एनेस्थीसिया यूज करते हैं। ये उसका मैंने फार्मूला भी लिख दिया CaCl3, और ये स्पेसिमेंस को प्रिजर्व करने के काम भी आता है। बायोलॉजिकल एक्शन होता है, आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं, डिफरेंट स्पेसिमेंस को आप सेव करते हैं, तो हमारे पास एज अ प्रिजर्वेटिव भी यूज होता है। तो ये आपने याद करना है, ये एक पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि इसकी नेट डाइपोल मोमेंट वैल्यू है, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री डिस्टर्ब है, तो ये ध्यान में रखना है। उसके बाद कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, बेहतरीन यूज इसका एज अ सॉल्वेंट, एज एन इनर्ट मीडिया, डिफरेंट रिएक्शंस में यूज होता है। मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं। और ये फ्रीऑन्स की प्रोडक्शन में हम जो फ्रीऑन्स बनाते थे पहले, जिनको एज अ रेफ्रिजरेटेंट यूज किया जाता था, वो CCl4 से बनाए जाते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं एज अ फायर एक्सटिंग्विशर इनको यूज किया जाता है, जो कि आपके सामने है। टेफ्लॉन नंबर 5, द वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन योर सिलेबस, हम इसकी बात करते हैं। बड़ी बेहतरीन प्लास्टिक है, थर्मली स्टेबल, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट से भी स्ट्राइक करती है, स्टेबल है, ठीक है। तो हमारे पास जो कोरोजन फ्री मशीन्स हैं, उनके जो पार्ट्स हैं, हम चाहते हैं कि वहां पे उसको, इस प्लास्टिक को उसके ऊपर कोट कर दिया जाए या बनाया ही उनसे जाए, क्योंकि ये पानी से रिएक्शन नहीं करता, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन नहीं करता, ये एसिडिक बेसिक मीडिया में स्टेबल रहता है, तो इसलिए इन मशीन्स को बनाया जाता है। बड़ी क्वालिफाइड और बेस्ट क्वालिटी प्लास्टिक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और तो टेफ्लॉन कवरिंग के काम आता है, वायर्स जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्शन कर रही होती हैं उनको, और नॉन स्टिक पैन्स वगैरह जो आजकल मॉडर्न यूटेंसिल्स होते हैं उनको बनाने के काम आता है। तो ये तमाम इसके बेहतरीन यूजेस हैं, और इसका फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया। ये एक पॉलीमर है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलीन। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब इन तमाम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के जो क्वेश्चंस किस तरह पूछे जा सकते हैं, इस तमाम इंफॉर्मेशन की बेस पे पूछे जा सकते हैं। मैं कुछ MCQs की फॉर्म में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। MCQ नंबर 1 है,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट। तो अभी हम पढ़ के आए हैं कि हमारे पास क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी फ्रियोन्स यूज होते हैं एज ए रेफ्रिजरेंट्स। तो वो हमारे पास डेल्टा ऑप्शन में आपके सामने है, जो कि मैंने मेंशन किया हुआ है। यू कैन अंडरस्टैंड, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इससे रिलेटेड अगर मैं एमसीक्यूज मॉडिफाई करना चाहूँ तो मैं किसी भी चीज़ का यूज़ पूछ सकता हूँ जो भी हमने पढ़े हैं। तो आप बताएंगे कि अगर नॉन स्टिक कोटिंग के तौर पे यूज़ करना है तो भी टेफ्लॉन यूज़ करना है, अगर हमने रेफ्रिजरेशन के तौर पे यूज़ करना है तो हमने फ्रियोन्स को यूज़ करना है, अगर मैंने नॉन पोलर सॉल्वेंट को यूज़ करना है तो कार्बन टेट्राक्लोराइड को यूज़ करूंगा, अगर मुझे एक रिएक्शन के मीडियम में पोलर मटेरियल रिक्वायर्ड है तो मैं क्लोरोफॉर्म को यूज करूंगा। सो ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज बीइंग यूज्ड फॉर यू पीपल इन द एमसीक्यूज। दूसरा एमसीक्यू आपके सामने है, आईपैक नेम ऑफ द हैलोथेन, जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि हैलोथेन एक एनेस्थेटिक कंपाउंड है। इसका आईपैक नेम स्ट्रक्चर आपके जहन में है, आपको पता है इसका 1 क्लोरो 1 ब्रोमो 2 ट्राइफ्लोरोइथेन। ये गलत नाम है। हम जानते हैं जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मौजूद हो और दोनों पोजीशंस पे वो सिमिलर स्टेटस पे आ रहे हो तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है हम वहाँ से नंबरिंग करते हैं। मैंने आपको अभी नाम सिखाया है। तो उन ऑप्शंस को अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास अल्फाबेटिक ऑर्डर में सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखते हैं, पोजीशन को मेंशन करते हैं। तो 2 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 ट्राइफ्लोरो ईथेन बनता है आपके सामने। सो दिस इज अ काइंड ऑफ एमसीक्यू जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं कि हमारे पास जो लिटरेचर है वो किस तरह से क्वेश्चन बन के सामने आ सकता है। अब मजीद डिटेल की तरफ बढ़ते हैं, अल्काइल हैलाइड के बारे में मजीद बात करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी की बात की गई है आप लोगों के सामने। वेल अल्काइल हैलाइड्स के रिएक्शंस जो कि उन्हें मेंशन किए हैं उनको पढ़ने से पहले जरूरी है कि अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी को ओवरव्यू किया जाए। अल्काइल हैलाइड सैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, ओके। एडिशन तो बिल्कुल नहीं कर सकते, यस ये याद रखना है, अल्काइल हैलाइड्स एडिशन रिएक्शंस नहीं करते। और सैचुरेटेड होने के बावजूद चूंकि इनमें बॉन्ड जो पाया जाता है आप देख रहे हैं पोलर है, पार्शियल पॉजिटिव अल्काइल चेन पे और पार्शियल नेगेटिव हैलोजन एटम पे, तो इस वजह से दे आर हाईली रिएक्टिव। बॉन्ड इसका पोलर होता है, अब उसमें हमारे पास नेगेटिव पॉजिटिव यूनिट्स आके अटैक कर सकते हैं। ये खुद एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं। मैं कार्बन की बात करूं अगर, ठीक है, तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखिएगा। अब ये रिएक्शन तो करते हैं और हैं भी सैचुरेटेड, तो ये दो तरह के रिएक्शंस करेंगे, या ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे या एलिमिनेशन करेंगे। तो इन तमाम रिएक्शंस को अकॉर्डिंग टू माय सिलेबस में डिस्कस करूंगा। मिसाल के तौर पे आपके पास रिएक्टिविटी ऑर्डर उसको पहले पढ़ना जरूरी है। अल्काइल हैलाइड्स, अल्काइल फ्लोराइड्स, अल्काइल क्लोराइड्स, अल्काइल ब्रोमाइड्स एंड अल्काइल आयोडाइड्स। अब हमारे पास हम जानते हैं, बुक में पढ़ के आए हैं कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड इज बेस्ड अपॉन द टू थिंग्स, बॉन्ड पोलैरिटी एंड बॉन्ड एनर्जी। अगर मैं बॉन्ड पोलैरिटी की बात करूं जो कि थ्योरेटिकल एविडेंस तो देती है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम पढ़ के आ चुके हैं कि अल्काइल फ्लोराइड आर द मोस्ट रिएक्टिव, बट एक्सपेरिमेंटली वो रॉन्ग है। आपके पास अगर अल्काइल फ्लोराइड की रिएक्टिविटी ज्यादा कही जाती है तो वो एक्सपेरिमेंटली नहीं सही। एक्सपेरिमेंटली हम उसको देख चुके हैं कि वो थ्योरेटिकली तो जस्टिफाई करती है, लेकिन एक्सपेरिमेंटली एंड एक्चुअली सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो अल्काइल हैलाइड है वो अल्काइल आयोडाइड है। अल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा, फिर अल्काइल ब्रोमाइड की है, फिर अल्काइल क्लोराइड की और फिर अल्काइल फ्लोराइड की रिएक्टिविटी है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। रिएक्टिविटी ऑर्डर किस पे डिपेंड कर रहा है? बॉन्ड एनर्जी पे। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, अल्काइल आयोडाइड इज मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज इट्स बॉन्ड इज इजी टू ब्रेक। 228 kilojoules per mole energy is required to break this bond, while if I am talking about the alkyl fluoride, then a great amount of energy, 467 kilojoules per mole energy is required to break that bond. अब पहले से बना बॉन्ड टूटेगा ही तो फिर नया बॉन्ड बनेगा ना। तो आपको पता है कि जो बॉन्ड जल्दी टूटता है वो नया बॉन्ड जल्दी बनाता है, इसलिए अल्काइल आयोडाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है और फिनोमिनल बॉन्ड एनर्जी है जिस पे डिपेंड करता है। अब डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के सामने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करूंगा। हमारे सिलेबस में है, हमारे पास अल्काइल हैलाइड जो सब्स्टिट्यूशन करते हैं, हम जानते हैं कि अल्काइल हैलाइड्स में पार्शियल पॉजिटिव कार्बन है, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है और इसके साथ नेगेटिव यूनिट है जो कि एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है। अब हमारे पास ये जो रिएक्शन करेगा वो हैलोजन एटम की वजह से होगा ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप वो है। अब नेगेटिव हैलोजन एटम इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय सम अनदर ग्रुप। अब जब हम रिप्लेस की बात करते हैं तो वर्ड आएगा सब्स्टिट्यूशन, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगे। ठीक हो गया। अब इसकी तरफ जाते हैं। कौन सी सब्स्टिट्यूशन? अ नेगेटिव यूनिट इज गोइंग टू रिप्लेस अ नेगेटिव वन।
तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म अल्काइल हैलाइड शो करते हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दो तरह का है। मैंने रिएक्शन के स्टार्ट में आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्काइल हैलाइड के बारे में बताया था, और मैंने इसलिए बताया था क्योंकि वो रिएक्शन यूज होने हैं। हमारे पास सारे अल्काइल हैलाइड्स हैं। अब उनमें से अल्काइल आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और फ्लोराइड की स्पेसिफिकेशन में मैं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इनकी स्पेसिफिकेशन जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी है उसकी बेस पे जाऊंगा। तो मेरे पास दो रिएक्शन मैकेनिज्म्स आते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के, वो दोनों आपके सामने मैंने पॉइंट्स की फॉर्म में एलैबोरेट किए हैं। इट्स अ ग्रेट वर्क फॉर यू पीपल, मस्ट फोकस ऑन दिस। ये एंट्रेंस टेस्ट में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को समझने के लिए ये मॉड मैंने एक्सप्लेन किया है। तो मैं डिवाइड करता हूं, तो SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बायमोलिकुलर। अभी बताता हूं कि व्हाट डू यू मीन बाय बायमोलिकुलर। एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूनिमोलेकुलर। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप व्हाइट बोर्ड पे देखें तो मैंने जो प्रॉपर्टीज लिखी हैं वो आपके सामने है। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स शो करते हैं, याद रखना है। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म नॉन पोलर सॉल्वेंट्स की प्रेजेंस में होता है। मीडियम जो है वो नॉन पोलर होना चाहिए। इट्स एन MCQ, यू मस्ट मेमोराइज दैट। हमारे पास ये वन स्टेप मैकेनिज्म है। अभी आपको मैं स्लाइड्स पे ये स्ट्रक्चर भी दिखाऊंगा, पूरा मैकेनिज्म, ठीक है। अभी आप ये पॉइंट समझें। अब वन स्टेप मैकेनिज्म है, एक ही स्टेप में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल भी है, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल भी है, और दूसरा लिविंग ग्रुप भी उसी स्टेप में जा रहा है। सबस्ट्रेट अल्काइल हैलाइड जिस पर अटैक हो रहा है और अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल दोनों उसी एक स्टेप में है। द ओनली स्टेप विच इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। अब उसमें ही दोनों मॉलिक्यूल हैं, तो हमारे पास हम कहेंगे इसकी मोलेकुलरिटी बायमोलेकुलर है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग SN2। हमारे पास ओनली स्टेप मैकेनिज्म है, वन स्टेप मैकेनिज्म है, उसी स्टेप में न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट है, इसलिए बायोमोलेकुलर रिएक्शन है, और इसीलिए इसकी सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। These all are MCQs, specific mode of written for you people so that you can understand। ये बायोमोलेकुलर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं। न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है, और चूंकि न्यूक्लियोफाइल ऑपोजिट टू द लिविंग ग्रुप से अटैक कर रहा होता है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है उसमें जो नेगेटिव यूनिट होता है वो ऑपोजिट साइड पे चला जाता है, जिस वजह से मैं कहता हूं कि 100% इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक ही स्टेप है हमारे पास, एक ही स्टेप में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आता है। अब चूंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड ये काम कर रहे हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड प्राइमरी कार्बोकेटाइन नहीं बनाएंगे, क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन लीस्ट स्टेबल है। हम पढ़ के आ चुके हैं बारहा, अगर कार्बोकेटाइंस की अगर हम रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी को देखते हैं तो हम कहते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन इज लीस्ट स्टेबल, तभी तो ये नहीं बनता। अब बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली होगी। हमारे पास जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग में इन्वॉल्व होगा। हमारे पास उसकी हिब्रिडाइजेशन चेंज होगी, sp3 अल्काइल हैलाइड सैचुरेटेड नॉन प्लेनर, ये सारे वर्ड्स MCQs हैं, एक मॉलिक्यूल है। जब इंटरमीडिएट बनेगा तो बॉन्ड मेकिंग एंड ब्रेकिंग को अगर फॉरगेट कर दें तो दरम्यान में ट्रायंगल sp2 हिब्रिडाइज्ड फॉर्म में आएगा, और फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी ऑफ कोर्स वो भी sp3 हिब्रिडाइज्ड होगी, नॉन प्लेनर होगी। अब हिब्रिडाइजेशन चेंज भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, sp3, sp2 एंड sp3, और आपके पास 100% इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है। माय डियर स्टूडेंट्स, अभी आप एक स्लाइड देख रहे हैं अपने व्हाइट बोर्ड के ऊपर, जो कि इस रिएक्शन मैकेनिज्म के हवाले से है। आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में कि जो मैंने मैकेनिज्म एक्सप्लेन किया है, आपके पास OH नेगेटिव आयन अटैक कर रहा है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है। इसमें मिनिमम स्टीरिक हिंड्रेंस है। स्टीरिक हिंड्रेंस वो होती है ज्योमेट्री की वजह से जो रुकावट होती है। अब स्टीरिक हिंड्रेंस मिनिमम है, तभी तो एक ही स्टेप में अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और लिविंग ग्रुप जा रहा है। इंटरमीडिएट स्टेज जिसकी मैंने अभी बात की वो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे प्रेजेंटेड है। आप देख रहे हैं कि OH की बॉन्ड मेकिंग और ब्रोमाइड की बॉन्ड जो ब्रेकिंग है वो साइमल्टेनियसली हो रही है, और जो फाइनल प्रोडक्ट बन रही है उसमें आप देख सकते हैं कि अब जो नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल आके अटैच हुआ है सेंट्रल कार्बन जो कि इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है उसके साथ, वो 100% इन्वर्जन में है, मॉलिक्यूल उलट गया है। पहले राइट साइड पे लेट्स सपोज नेगेटिव था, अब लेफ्ट साइड पे नेगेटिव आयन मौजूद है। तो ये आपके सामने है इसका मैकेनिज्म जिसको हमने एक्सप्लेन किया। अब हम बात करते हैं SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म की। आपके सामने कंपैटिबल मैंने लिख दिया है, SN1 यूनिमोलेकुलर रिएक्शन इन टर्शियरी अल्काइल हैलाइड ये रिएक्शन होता है। SN2 फेवर्ड होता है
प्राइमरी में। टर्शरी कौन सा करते हैं? SN1। क्यों? क्योंकि एक तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूं। कंपैटिबल, ये हमारे पास पोलर सॉल्वेंट में होता है, ये 2 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप स्लो स्टेप होता है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल एट ए टाइम अटैक नहीं कर सकता क्योंकि मैक्सिमम स्टीरिक हिंड्रेंस होती है। जब तक कि पहला बॉन्ड टूटे और लिविंग ग्रुप सिस्टम को छोड़ के ना चला जाए और टर्शरी कार्बोकेटाइन ना बने, तब तक हमारे पास रिएक्शन प्रोसीड नहीं करता। तो पहला स्टेप स्लो स्टेप है, असल स्टेप है, जिसमें टर्शरी कार्बोकेटाइन बनना है, जिसमें पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होनी है, जिसमें हिब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 होनी है, और फिर हमारे पास ऑप्शन आएगी कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करे। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, और जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप में सिर्फ सबस्ट्रेट का मॉलिक्यूल यानी टर्शरी अल्काइल हैलाइड मौजूद है, और इस वजह से इसको यूनिमोलेकुलर रिएक्शन कहते हैं। नंबर ऑफ द मॉलिक्यूल्स टेकिंग पार्ट इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, दैट इज द मोलेकुलरिटी। और ये हमारे पास यूनिमोलेकुलर रिएक्शन है, एक ही मॉलिक्यूल जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में आ रहा है उसी पे रेट डिपेंड कर रहा है, और इसी वजह से इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन काइनेटिक्स कहते हैं, जो कि फॉलो की जाती हैं। फिर हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक बोथ साइड। भाई एक स्टेप में जब टर्शरी कार्बोकेटाइन बन गया हमारे पास, अब ऑप्शंस मौजूद हैं कि अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, चाहे वो स्ट्रॉन्गर है चाहे वो वीकर है। द पॉपुलर MCQ हियर ऑफ MD कैट, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल डज नॉट मैटर, क्योंकि जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा अब उसने अटैक कर देना है, क्योंकि ऑलरेडी टर्शरी कार्बोकेटाइन मौजूद है, और वो अटैक फ्रंट से भी कर सकता है, बैक साइड से भी कर सकता है। इस वजह से मेरे पास जो मॉलिक्यूल बनेगा उसमें 50% रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन यानी उसी साइड पर रहेगा, और 50% इन्वर्जन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन होगी, इन्वर्जन पलट जाएगी। ये सारी चीजें आपके सामने एक्सप्लेन कर दी गई हैं। और हिब्रिडाइजेशन फर्स्ट स्टेप में sp3 से sp2 चेंज होती है, और फिर सेकंड स्टेप में sp2 से sp3 हो जाती है। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर यू पीपल, ये जो मैंने एंड में लिखी है नंबर 11 पे, हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है SN1 भी, हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन SN2 भी। अब इन दोनों में से फास्ट स्टेप कौन सा होता है? हमारे जहन में ख्याल आता है कि भाई SN1 में 2 स्टेप हैं, शायद ये स्लो हो। ऐसा नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, अगर MCQ में पूछा जाए कि रिएक्टिविटी अगर स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज की जाए तो किसकी ज्यादा है, SN1 रिएक्शंस की स्पीड ऑफ रिएक्शन ज्यादा है। हम इसको ल्यूकास टेस्ट में भी बेस बनाते हैं और पढ़ते हैं, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे एक स्लाइड आ रही है जिसमें SN1 का रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्प्ले किया गया है। आप देख सकते हैं कि SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या होता है। पहला स्टेप स्लो है, जिसमें हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है, और फिर दूसरे स्टेप में हमारे पास अटैक होता है न्यूक्लियोफाइल का, और रिटेंशन एंड इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से प्रोडक्ट बनती है। कुछ MCQs भी इसमें शेयर करते हैं SN1 SN2 के हवाले से। आपके सामने स्लाइड पे एक क्वेश्चन है, द एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड। तो ये मैंने कहा था बॉन्ड एनर्जी को देखते हैं, तो बॉन्ड एनर्जी रिएक्टिविटी पैटर्न को समझने के लिए ज़रूरी थी। तो हमारे पास हम जानते हैं कि जो डेल्टा ऑप्शन आ रही है 290 किलो जूल्स पर मोल कार्बन और ब्रोमीन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए, डेल्टा ऑप्शन इज माय आंसर। एक और क्वेश्चन जो आपके सामने है, क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ गुड लिविंग ग्रुप। तो ये आपने याद रखना है। ये जो लिविंग ग्रुप की जो क्वालिटीज हैं इसका कंपैरिजन आपको याद होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंडेंट है, जिसकी जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी वो उतना बुरा लिविंग ग्रुप होगा। सो ये आपके सामने है। तो उसने पूछा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल में हमारे पास वो जो है बीटा ऑप्शन है एंड द लिविंग ग्रुप। आयोडाइडाइन, डियर स्टूडेंट्स, इस MCQ में जो आयोडाइडाइन है दैट इज द गुड लिविंग ग्रुप एज वेल एज द वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल। तो ये MCQs फॉर द अंडरस्टैंडिंग है। अगर आपसे क्वेश्चन करें इसकी रिएक्टिविटी का, एक और MCQ देख लेते हैं। क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इन फ्रंट ऑफ यू, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट SN1 मैकेनिज्म रिएक्शन। तो नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप नहीं इफेक्ट करता है, ये स्लो स्टेप में मुश्किल होगी, हमने टर्शरी कार्बोकेटाइन बनाना है। बीटा ऑप्शन कह रहा है नेचर ऑफ द सॉल्वेंट बिल्कुल अफेक्ट करता है। चार्ली ऑप्शन कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द अल्काइल हैलाइड, यस टर्शरी अल्काइल हैलाइड शो द SN1 मैकेनिज्म। और डेल्टा ऑप्शन में कह रहा है स्ट्रेंथ ऑफ द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल। अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल
कि स्ट्रेंथ बिल्कुल मैटर नहीं करती SN1 में। मैंने यही एक्सप्लेन किया था क्योंकि SN1 में टर्शी कार्बोकेटाइन पहले बन चुका होता है। सो ऑल दीज MCQs आर इनफ फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर टॉपिक, और इससे हवाले से मजीद पढ़ते जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे और मजीद देखते हैं कि टॉपिक से रिलेटेड क्या है। डियर स्टूडेंट्स, आपके एमडी कैट के सिलेबस में जो रिएक्शंस लिखे गए हैं उनमें से एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस थे जिनकी डिटेल मैंने बताई। दूसरे उसने लिखा हुआ है रिएक्शन विद पोटेशियम साइनाइड। बट डियर स्टूडेंट्स, एक बड़ी अहम बात जो कि मैं आपके सामने अभी बोलूँगा, हमारे पास लेट्स सपोज अगर मैं स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करता हूँ NaOH, उसमें मैं वाटर ऐड कर देता हूँ, तो NaOH एक्वस मीडियम में एज अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फंक्शन करेगा। उसका OH नेगेटिव आयन विल बी अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल और हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अगर वही दो रिएक्टेंट्स मैं मीडियम अल्कोहलिक कर देता हूं तो फिर मेरे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा बल्कि एलिमिनेशन रिएक्शन होगी, और मेरे पास बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस होंगे जिनकी डिटेल मैं अभी बताता हूं। हमारे पास आपके एमडी कैट में जो पोटेशियम साइनाइड एक कंपाउंड का रिएक्शन दिया गया है उसके साथ अल्कोहलिक एंड एक्वस दोनों वर्ड बोले गए हैं। अगर मैं NaOH उसके साथ अल्कोहल या एक्वस मीडिया करता हूं तो रिएक्शन टोटली डिफरेंट होगा। लेकिन अगर मैं पोटेशियम साइनाइड के साथ चाहे अल्कोहलिक मीडिया यूज करता हूं चाहे एक्वस मीडियम यूज करता हूं तो इन दोनों केसेस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा। पोटेशियम साइनाइड किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ चाहे एक्वस मीडिया में रिएक्शन करे चाहे अल्कोहलिक मीडिया में, उसकी रीजन है, और उसकी रीजन ये है कि साइनाइड इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं करेगा। मैंने रिएक्शन पैटर्न एक्सप्लेन कर दिया है। किसी भी अल्काइल हैलाइड के साथ आप पोटेशियम साइनाइड का रिएक्शन करें, कोई भी मीडियम यूज कर लें, यू विल गेट द अल्काइल साइनाइड्स और अल्केन नाइट्राइल्स एज योर प्रोडक्ट। क्लियर है? और साथ में बाय प्रोडक्ट बनेगी। दूसरा रिएक्शन एमोनिया के साथ दिया गया है। हमारे पास अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल एमोनिया के साथ रिएक्शन करते हैं और डिफरेंट स्टेप में उसकी हाइड्रोजन को इन्वॉल्व करते हैं। प्राइमरी मीन्स बनती हैं, सेकेंडरी मीन्स बनती हैं, टर्शरी मीन्स बनती हैं, और फिर रिएक्शन रुकता नहीं है। नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को भी डोनेट करके अल्काइल चेन्स को अटैच कर सकता है, और यूं हमारे पास ये कंपाउंड की सीरीज भी चलती है। सो अगर एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाए कि अमोनिया के साथ जब रिएक्शन होता है तो क्या क्या प्रोडक्ट्स बन सकती हैं, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटर्नरी अमीन्स की भी बात कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज की फॉर्म में ये जो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़े हैं जिनकी मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिस भी की है, आपको मैंने स्लाइड्स पे भी दिखाए हैं एमसीक्यू। मजीद एक दो एमसीक्यू आप देखें। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग, अभी मैंने बोला था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दूसरे वीक को रिप्लेस करेगा ना। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट यहाँ पे पॉइंट टू बी नोटेड, मैंने वर्ड लिखा है बेस। मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, यही एमसीक्यू, इसको मैं मॉडिफाई करता हूं। मैं कहता हूं एलिमिनेशन रिएक्शंस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ, एलिमिनेशन रिएक्शंस जो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, एलिमिनेशन रिएक्शंस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो ये पॉइंट अभी आपको मैं एलैबोरेट करता हूं। सेकंड एमसीक्यू, ease of the reactivity of the SN2 reaction is, ease मतलब SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, ज्यादा आसानी से कौन से अल्काइल हैलाइड करेंगे, सारी डिटेल पढ़ी, हमें पता है कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स टॉप प्रायोरिटी पे आसानी से SN2 मैकेनिज्म करते हैं। और अब इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं आंसर करता हूं। उसने मुझसे ईज ऑफ रिएक्शन पूछी है SN2 की, तो मैं कहूंगा प्राइमरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शरी। अल्फा ऑप्शन इज माय आंसर। वन मोर थिंग, अगर मैं SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म कह देता है SN2 की जगह पे तो सर ऑर्डर रिवर्स हो जाता। हमारे पास टर्शरी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, फिर सेकेंडरी होते हैं, फिर प्राइमरी होते हैं। स्टूडेंट्स, एक और बात आप देखें, हमारे पास सेकेंडरी का वर्ड बहुत कम यूज किया गया मेरी डिस्कशन में। सर प्राइमरी SN2 ओके, टर्शरी SN1 ओके, व्हाट अबाउट द सेकेंडरी? तो डियर स्टूडेंट्स, सेकेंडरी का केस दो चीजों में आपने याद रखना है। बड़ी अहम बात बोलने लगा हूं। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स अगर उनके साथ स्मॉलर ग्रुप्स या चेन्स अटैच हैं तो SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेंगे क्योंकि उनमें स्टीरिक हिंड्रेंस मिनिमम होगी। और वो सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स जिनके साथ बल्की ग्रुप अटैच हैं दे विल फॉलो SN1 मैकेनिज्म क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी और वो टर्शरी वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन पहले बनाएंगे। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था
कि SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होते हैं, SN2 नॉन पोलर में। अब अगर मैं सिंपल सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड का नाम लेता हूं और मैं साथ में MCQ में लिख देता हूं कि सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर सॉल्वेंट फॉलो, तो अब मेरे जहन में फौरन आना चाहिए कि पोलर सॉल्वेंट है तो SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। अब मैं स्ट्रक्चर पे बाद में देखूंगा, पहले मैं पोलैरिटी ऑफ द मीडियम की बात करूंगा, और अगर मैं नॉन पोलर वर्ड बोल दूंगा तो फिर SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। सो दैट वाज एन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस वन। अब हम बात करते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस की। तो सी ऑन द व्हाइट बोर्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस की स्लाइड आपके सामने है। आई एम डिफाइनिंग, डेफिनेशन लिखी है, वो सारी डिटेल बता रहा है कि ड्यूरिंग द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। आपके सामने डिफरेंट पॉइंट्स हैं, और हमारे पास अगर उनको रिप्लेस करना है एलिमिनेशन से तो हम क्या करेंगे। पॉइंट ऑफ डिफरेंस मैं बोल रहा हूं, लिखा आपके सामने भी है, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस होगी तो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होगा। वही रिएक्टेंट्स अल्कोहलिक मीडिया में NaOH एक्वस मीडिया में वाज प्रोवाइडिंग अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। अगर मैं अल्कोहलिक मीडिया प्रोवाइड करूंगा तो OH नेगेटिव आयन की स्ट्रेंथ की वजह से स्ट्रॉन्ग बेस के तौर पे बिहेव करेगा, और जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस आती है तो स्ट्रॉन्ग बेस इज गोइंग टू अटैक द बीटा हाइड्रोजन, और हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। वो तमाम पॉइंट्स आपके सामने हैं, स्लाइड आप देख सकते हैं। नंबर 1, देयर इज अनदर साइट प्रेजेंट इन द अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल वेयर द न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक एट द सेम टाइम। ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बेस बना रहे हैं। सच अ साइट इन एन इलेक्ट्रोफाइलिक हाइड्रोजन एटम अटैच टू द बीटा कार्बन, जो कि बीटा हाइड्रोजन है, उस साइट पे स्ट्रॉन्ग बेस अटैक करेगी। तो ये तमाम पॉइंट्स। नंबर 3, व्हेन द अटैक टेक्स प्लेस ऑन द बीटा हाइड्रोजन वी गेट एन अल्कीन इंस्टेड ऑफ अ, हम सब्स्टिट्यूट रिएक्शन कर देते हैं ना, अब हम सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रहे, अब हम एलिमिनेशन पढ़ रहे हैं। हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, अब याद कर लें, अभी इलेबोरेटेड स्लाइड भी दिखाता हूं। टाइप्स ऑफ बीटा एलिमिनेशन आप स्लाइड देख सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ द E2 एलिमिनेशन रिएक्शन आपके सामने एलैबोरेटेड है, वन स्टेप मैकेनिज्म है। हमारे पास बॉन्ड मेकिंग ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली हो रही है। वो तमाम पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूं आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास किस तरह स्ट्रॉन्ग बेस आती है, बीटा हाइड्रोजन पे अटैक कर रही है, और किस तरह लिविंग ग्रुप सिस्टम से जा रहा है, और नेट रिजल्ट हमारे पास चेंज ऑफ हिब्रिडाइजेशन के साथ sp3 से sp2, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड अल्कीन की फॉर्म में सामने आ रहा है। सो दिस इज द वर्थ इंपॉर्टेंट स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू। आपके पास बाय प्रोडक्ट बनती है और जो जेन्युइन प्रोडक्ट है वो अल्कीन बनती है। स्लाइड आपके सामने है। फिर दूसरी कैटेगरी में उसने मैकेनिज्म ऑफ द E1 एलिमिनेशन रिएक्शन, इसकी स्लाइड देखें। तो E1 रिएक्शन मैकेनिज्म बीटा एलिमिनेशन का वही बात कि ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और पहला स्टेप स्लो होता है, वही स्टेप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। उस स्टेप में एक मॉलिक्यूल है सबस्ट्रेट का, दैट्स व्हाई दैट इज यूनिमोलेकुलर इन नेचर। इसका पहला स्टेप, E1 का पहला स्टेप SN1 से मैच करता है, ठीक है। तो दूसरे स्टेप में फर्क है, क्योंकि SN1 में सब्स्टिट्यूशन होनी है, अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल आ जाता है, लेकिन एलिमिनेशन में आप देख सकते हैं कि बेस अटैक करती है और एलिमिनेशन होती है, बनती अल्कीन ही है, और ये अल्कोहलिक मीडिया में होता है ताकि स्ट्रॉन्ग बेस जनरेट हो सके। सो आपके सामने ये स्लाइड रखी गई है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अब डिफरेंस बिटवीन E2 एंड E1, एलिमिनेशन रिएक्शन बायोमोलेकुलर एंड एलिमिनेशन रिएक्शन यूनिमोलेकुलर, उसकी स्लाइड भी आप देख सकते हैं इन फ्रंट ऑफ यू। ये पॉइंट्स मैंने स्पेसिफिकली एलैबोरेट किए हैं फॉर यू पीपल, ताकि आप इसको देख सकें, समझ सकें, नोट डाउन कर सकें और एंट्रेंस टेस्ट में सवालों का जवाब दे सकें। आप देख सकते हैं E1 एलिमिनेशन, इसको यूनिमोलेकुलर कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, कंप्लीट्स इन 2 स्टेप्स है, ये बातें मैं बता चुका हूं। और इसमें ऑर्डर ऑफ द ईज, जाहिर बात है जो भी 1 रिएक्शन है यूनिमोलेकुलर है वो टर्शरी ज्यादा स्पीड में करेंगे, प्राइमरी लीस्ट करेंगे, और वाइस वर्सा। आप देख सकते हैं स्लाइड में मैंने जो कंपैरिजन किया बायोमोलेकुलर एलिमिनेशन के हवाले से, उसमें प्राइमरी अल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी ज्यादा है और टर्शरी की सबसे कम है। सो दीज आर द वर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्लाइड्स आपके सामने हैं। और अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, हम वो आप देख सकते हैं। MCQ आपके सामने स्लाइड पे आ रहा है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू फॉर्म एन अल्कीन इज एन एग्जांपल ऑफ, आपके सामने स्लाइड पे है। हमारे पास डिहाइड्रेशन हो रही है, एलिमिनेशन हो रही है, चाहे अल्कोहल की चाहे अल्काइल हैलाइड की। जब कोई भी मॉलिक्यूल क्विट आउट करता है तो दैट इज एलिमिनेशन। तो मेरे पास ऑप्शन अल्फा आंसर है। और बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि
अल्काइल चेन में जो बीटा हाइड्रोजन होता है वो बेसिक मैटर करता है, जो कि एसिडिक नेचर होता है उसको एलिमिनेट किया जाता है। तो यूं आपके सामने क्वेश्चन आता है। एक और एमसीक्यू स्टूडेंट्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन है आपके सामने, which one of the following alcohol does not involve beta elimination reaction? It's a beautiful question. आपके सामने एमसीक्यू है, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। एल्कोहल बीटा एलिमिनेशन कौन सी है जो नहीं करेगी? जिसके पास बीटा हाइड्रोजन नहीं है। हर वो अल्कोहल जिसके पास बीटा कार्बन पे बीटा हाइड्रोजन है वो बीटा एलिमिनेशन करेगी, और वो अल्कोहल्स जिसमें बीटा कार्बन तो है लेकिन बीटा हाइड्रोजन नहीं है वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं करेगी। तो माय आंसर इज द डेल्टा ऑप्शन, जिसकी एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हैं कि डेल्टा ऑप्शन में अल्फा कार्बन है, उसके पास 2 हाइड्रोजन है, अल्फा के साथ जो कार्बन एटम अटैच है दैट इज बीटा कार्बन, नियोपेंटाइल अल्कोहल बताई गई है। अब बीटा कार्बन के पास अल्काइल चेन्स लगी हैं लेकिन हाइड्रोजन कोई नहीं है, सो वो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं करेगा। दैट वर द फ्यू थिंग्स रिलेटेड टू द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म एंड द बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म। अब मजीद डिटेल की तरफ चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अल्काइल हैलाइड्स के बारे में अभी पढ़ा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, दैट इज अल्कोहल्स। आप देख सकते हैं व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखा है अल्कोहल्स को। अल्कोहल्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप एज देयर फंक्शनल ग्रुप। तो इनका जो जनरल फार्मूला है CnH2n+2O, ये भी आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया गया है। और यहाँ पे आपको एक और चीज जनरल फार्मूले को देख के अंदाजा हुआ होगा कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो परसेंटेज अल्कोहल्स में है वही अल्केन्स में होती है, बस इसमें एक ऑक्सीजन एटम ज्यादा होता है। अल्कोहल इज अ वेरी ग्रेट काइंड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, और ये इसकी डिटेल आपके सामने है, हम इसे पढ़ने जा रहे हैं। अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले अगर हम क्लासिफाई करते हैं अल्कोहल्स को तो बिल्कुल जिस तरह हमने अल्काइल हैलाइड्स को क्लासिफाई किया था उसी तरह क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। हमने क्लासिफिकेशन करनी है अल्कोहल्स की, आपके सामने लिखा हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड। हमारे पास अगर एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है तो दैट इज कॉल्ड एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनो मीन वन, हाइड्रिक मीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और इसमें जैसा कि इथाइल अल्कोहल है, और वो तमाम अल्कोहल्स कोई भी एक मॉलिक्यूल जिसमें एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे तो दे आर कॉल्ड एज डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स, और अगर 2 से ज्यादा होंगे तो दे आर कॉल्ड एज पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। जैसे एक ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, मैंने ग्लिसरॉल की एग्जांपल दी है। सो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स, dihydric alcohols and polyhydric alcohols, this is the classification on the basis of the number of hydroxyl group present in a molecule. अब दूसरी जो क्लासिफिकेशन है that is exactly similarly like the basis of alpha carbon's nature. मेरे पास अगर फंक्शनल ग्रुप आप देख सकते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप उस कार्बन से अटैच है which is further attached with the one other carbon atoms, they are primary. The primary carbon, alpha carbon primary है, so it means they are primary alcohols. और अगर alpha carbon यानी वो कार्बन जिससे फंक्शनल ग्रुप अटैच है वो आगे 2 कार्बन्स के साथ डायरेक्टली अटैच है तो दैट इज सेकेंडरी इन नेचर, सो सेकेंडरी अल्कोहल्स। एंड सिमिलरली जैसे आप देख सकते हैं टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की एग्जांपल मैंने ड्रॉ की है, मेरे पास अल्फा कार्बन आगे 3 कार्बन्स के साथ डायरेक्टली अटैच है तो दिस इज टर्शरी अल्कोहल। तो ये आप लोगों के सामने मैंने क्लासिफिकेशन की है अल्कोहल्स की, अबाउट विच यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास कि अल्कोहल्स को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। बहुत सी प्रिपरेशंस हैं बट दिस इज एमडी कैट लेक्चर, हम हर वो चीज पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे जो हमारे टॉपिक में है। तो मैंने जो आपके टॉपिक से एसोसिएटेड प्रिपरेशंस वो प्रेजेंट की हैं। सबसे पहले मैंने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में मैथेनॉल की प्रिपरेशन लिखी है विच इज बीइंग आस्क्ड, हमें उसका पता होना चाहिए वो मिथाइल अल्कोहल है, मैथेनॉल है, या इसको कार्बिनोल भी कहते हैं। मिथाइल अल्कोहल को जीरोन भी कहते हैं। मैथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल, कार्बिनोल या जीरोन इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, हम इसे जानते हैं कि ये बड़ा ज़बरदस्त सॉल्वेंट है, हमारे पास बड़ा ज़बरदस्त रिएक्टिंग एजेंट है, तो हम इसको बनाते हैं इंडस्ट्रियली। हम कैसे बनाते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपने ये कैटालिस्ट कंडीशंस याद करनी है। हम वाटर गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का जो ब्लेंड होता है जो कि स्टीम क्रैकिंग से हम हासिल करते हैं, स्मॉलर मीथेन की स्टीम क्रैकिंग से वाटर गैस हासिल करते हैं। आपकी बुक में सिर्फ ये लिखा हुआ है वाटर गैस, इसको जिंक ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, इन दोनों कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 450 से 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अगर हम रिएक्शन करवाते हैं 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में
तो वी आर गेटिंग द मिथाइल अल्कोहल, मैथेनॉल। इतने हाई टेम्परेचर पे फिर इसको हम कूल डाउन करते हैं, डिस्टिल करते हैं और पैक करके अपने इंडस्ट्रियल यूज में ले आते हैं, जो भी यूज करना है। सो वुड स्पिरिट भी बोलते हैं ऐसे जी। नेक्स्ट जी हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। अब एथेनॉल की प्रिपरेशन कोई ऑर्डिनरी नहीं है, हम जानते हैं इसमें फर्मेंटेशन है, हम इसकी बात करेंगे, लेकिन अभी पहले वो जो क्वेश्चन किया गया है आपके एमडी कैट के सिलेबस में कि हम अल्कीन से कैसे बना सकते हैं, तो मैंने वो आपके सामने प्रेजेंट किया। वॉच दिस। हम चैप्टर नंबर 8 हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ के आए हैं कि व्हेन वी आर गोइंग टू रिएक्ट एनी अल्कीन विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो पहले स्टेप में क्या होता है, हमारे पास अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। जैसे कि आप देख रहे हैं इथीन प्लस H2SO4, मेरे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बना। ये कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ जब रिएक्शन किया, पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, हम इसको बॉयल करते हैं, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर के साथ बॉयल करते हैं, और हमारे पास H2SO4 एज ए कैटलिस्ट रिकवर्ड हो जाता है, और साथ में इथाइल अल्कोहल अचीव होती है। तो इथीन में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड किया, फिर सेकेंड स्टेप में उसको वाटर के साथ बॉयल किया, वी आर गोइंग टू गेट द इथाइल अल्कोहल। एक इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंट कंपाउंड है और इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इसलिए इसको बनाया जाता है। अब हम चलते हैं जो सेकेंड पॉइंट है, बाय द फर्मेंटेशन। हम फर्मेंटेशन से कैसे तैयार कर सकते हैं, देखते हैं अभी व्हाइट बोर्ड पे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है प्रिपरेशन ऑफ एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, जिसे हम ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। दुनिया में जितनी ज्यादा इथाइल अल्कोहल प्रिपेयर की जाती है वो सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियली बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन की जाती है। व्हाट इज फर्मेंटेशन, यू बेटर नो। एक बायोलॉजिकल एक्शन है जिसमें एंजाइम्स एक सबस्ट्रेट पे अमल करते हैं और हमारे पास एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से फर्मेंटेशन के प्रोसीजर के जरिए लार्ज मॉलिक्यूल्स को तोड़ के स्मॉलर डिजायर्ड मॉलिक्यूल्स में हासिल किया जाता है, दैट इज फर्मेंटेशन। द ब्रेक डाउन ऑफ द लार्ज मॉलिक्यूल इनटू द स्मॉलर डिजायर्ड मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। ओके, अब वो एंजाइम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं लाइक यीस्ट। तो हम केमिस्ट्री की बात करते हैं, आपके सामने दो मेथड है, फ्रॉम मोलेसिस एंड फ्रॉम स्टार्च। हमारे पास मोलेसिस क्या है, दिस इज द 60% सुक्रोज सोल्यूशन। हमारे पास जो शुगर केन इंडस्ट्री है, जो शुगर इंडस्ट्री है, वहां पे जो जब क्रिस्टलाइजेशन कर ली जाती है, शुगर क्रिस्टलाइज आउट कर ली जाती है, तो उसका जो मदर लिकर बचता है उसे मोलेसिस कहते हैं। वो जो मदर लिकर है उसमें 60% सुक्रोज पाई जाती है, उसको फर्मेंटेशन की जाती है उसकी। हमारे पास इसको ब्रिवरेज इंडस्ट्री में ले जाया जाता है। सुक्रोज जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एमसीक्यू है याद रखना है, सुक्रोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, ये डाइसैकेराइड है। इसको हम यीस्ट की प्रेजेंस में जो उसका एंजाइम इन्वर्टेज ऑपरेट होता है, हमारे पास एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज का मॉलिक्यूल बनता है। अब प्रोसेस चल रहा है, यीस्ट लिविंग सेल में ये एंजाइम मौजूद है। अब वो जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसका मजीद हाइड्रोलिसिस करते हैं, जो जाइमेज एंजाइम है दैट कन्वर्ट्स दैट ग्लूकोज इनटू द बाय ईटिंग अवे इनटू इट्स वेस्ट, दैट इज इथाइल अल्कोहल। तो हमारे पास इथाइल अल्कोहल आ जाती है। सेम प्रोसेस हम यीस्ट के अंदर ही अगर स्टार्च एज अ रिएक्टेंट और बेसिक इंग्रेडिएंट यूज करें तो होता है, स्टार्च आपके सामने है, ये डायस्टेज एंजाइम यीस्ट के अंदर इसको डाइजेस्ट करता है और माल्टोज बनाता है। यू वन थिंग यू कैन सी कि सुक्रोज का मोलेकुलर फार्मूला भी वही है, माल्टोज का मोलेकुलर फार्मूला भी वही है। फर्क क्या है, फंक्शनल ग्रुप का। माल्टोज में एल्डिहाइडिक नहीं है, माल्टोज में कीटोनिक ग्रुप है, और सुक्रोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है। सो सुक्रोज और माल्टोज दे आर द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ये भी याद होना चाहिए। अब हमारे पास जो कीटोनिक बॉडी माल्टोज है उसके ऊपर जो एंजाइम एक्ट करेगा दैट इज माल्टेज। आप देख रहे हैं सुक्रोज जो कि एल्डिहाइडिक बॉडी है, इन्वर्टेज ऑपरेट करता है। अब माल्टेज ने ऑपरेट किया तो एग्जैक्टली वी आर गेटिंग द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ग्लूकोज। ये सारी चीजें याद रखनी है। वो आपसे पूछ सकता है कि किससे ग्लूकोज बनता है, किससे माल्टोज एंड ग्लूकोज, किससे ग्लूकोज बनता है और किससे हमारे पास ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बनता है, तो याद रखना है। सिमिलरली हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस होता है, तो लास्ट स्टेप सिमिलर है, जाइमेज एंजाइम एथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। जो मैक्सिमम परसेंटेज बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन हम हासिल कर सकते हैं एथेनॉल की इंडस्ट्रियली, दैट इज 12 to 14%, क्योंकि इससे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पे यीस्ट सेल विल डाई, और जब वो डेड हो जाएगा तो फिर सारी बात है, रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगा। इफ वी वांट टू गेट द मोर परसेंटेज तो हम क्या करेंगे, हम क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, हम फिर उसकी डिस्टिलेशन करते हैं, वाटर डिस्टिलेशन, वाटर डिस्टिलेशन, देन रीडिस्टिलेशन, देन रीडिस्टिलेशन। हम मैक्सिमम परसेंटेज
बाय वाटर डिस्टिलेशन जो हासिल कर सकते हैं एथेनॉल की, दैट इज 95%, जिसको रेक्टिफाइड स्पिरिट बोला जाता है। तो 95% एथेनॉल इज रेक्टिफाइड स्पिरिट। हम उसको 100% में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फिर हम लाइम डिस्टिलेशन करेंगे, और लाइम डिस्टिलेशन से वी आर गेटिंग द 100% एथेनॉल, दैट इज द एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक हो गया, एमसीक्यू है, याद रखना है। अब टू अवॉइड द ड्रिंकिंग पर्पस ऑफ एथेनॉल, पॉइजनस मटेरियल ऐड किए जाते हैं, जैसे 10% मैथेनॉल, उसको मैथिलेटेड स्पिरिट कहते हैं, या पायरिडीन ऐड कर दी जाती है, या एसीटोन। तो इन तीनों में से कोई भी ऐड किया जा सकता है। इसको कहते हैं डीनेचरिंग ऑफ अल्कोहल। वो डीनेचर्ड अल्कोहल जिसमें मिथाइल अल्कोहल हो उसको हम मैथिलेटेड स्पिरिट बोलते हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ द alcohols which was given in your syllabus। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स की वर्थ इंपॉर्टेंट है, पूछी गई हैं। उसके लिए मैं अभी एक स्लाइड आप लोगों के लिए डिस्प्ले कर रहा हूं, जिसे मैं पढ़ूंगा और आप लोग समझेंगे, नोट डाउन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग एक स्लाइड देख रहे हैं जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स को बोला गया है। स्मेल एंड टेस्ट के हवाले से प्रॉपर्टी है, लोअर अल्कोहल्स आर जनरली कलरलेस, टॉक्सिक बिकॉज दे आर स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जैसे मैथेनॉल टॉक्सिक है, इट कैन कॉज डेथ। तो इनका जो है करेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, एक स्पेसिफिक स्मेल होती है स्वीट, और बर्निंग टेस्ट होता है, प्रॉपर्टी याद रखनी है। फिर हम बात करते हैं इसकी स्टेट्स। मैथेनॉल एंड एथेनॉल आर लिक्विड वाइल मीथेन एंड इथेन आर गैसेज। इससे उसने सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि एक कार्बन या दो कार्बन या चार कार्बन तक की जो अल्केन्स हैं वो गैस होती हैं, और एक कार्बन की अल्कोहल लिक्विड है। क्यों? ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड। अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दैट्स वाई इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो ये पॉइंट याद रखना है। सॉल्युबिलिटी आप देख रहे हैं, दे आर रेडिली सॉल्युबल इन वाटर। सॉल्युबिलिटी की रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे जैसे अल्कोहल्स की अल्काइल चेन बढ़ती जाएगी माय डियर स्टूडेंट्स, सॉल्युबिलिटी इन वाटर डिक्रीज होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अल्काइल चेन बढ़ती है, नॉन पोलर पार्ट बढ़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता जाता है, और जैसे जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता जाता है, सॉल्युबिलिटी इन वाटर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड डिक्रीज करती है। हमारे पास जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड। यू मस्ट मेमोराइज दैट। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के हवाले से लिखे हैं, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स आर हायर। यू नो व्हाई? बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड, जो मैंने बोला। और ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो आप अपने जहन में रखेंगे, मेमोराइज करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। अब हम नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और देखते हैं कि वहां पे क्या फर्दर डिटेल्स हैं। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की कर ली, फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया। बात करते हैं रिएक्शंस की, द इंटरेस्टिंग टॉपिक। एंट्रेंस टेस्ट में इससे रिलेटेड बड़े खूबसूरत क्वेश्चंस आएंगे। यू हैव टू मेमोराइज वन थिंग। व्हाट दिस अल्कोहल्स हमारे पास जिस तरह के रिएक्शन शो करते हैं वो आपके सामने है। ऑप्शन ए में मैंने लिखा है रिएक्शंस ड्यू टू इन विच अल्कोहल्स कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स। कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करेगा तो कार्बोकेटाइंस बनेंगे। ठीक है, हमारे पास OH नेगेटिव आयन रिप्लेस होगा। अब OH नेगेटिव आयन की जगह पे कोई दूसरा नेगेटिव ग्रुप आके अटैच होगा, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, मिसालें आपकी बुक में जो दी गई हैं, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है, एक अल्कोहल है, और ये जो अल्कोहल है अगर आप इसे देखें रिएक्शन कर रही है तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है, हमारे पास OH नेगेटिव की जगह Cl नेगेटिव आता है, अल्काइल हैलाइड बन जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपने ये बाय प्रोडक्ट्स को याद रखना है एमडी कैट में। ये जो रिएक्शंस मैंने लिखे हैं इनकी बाय प्रोडक्ट्स लिखी हैं। अल्काइल चेन जनरल है, कोई भी हो सकती है, मीथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी हो सकती है, लेकिन आपने जो बाय प्रोडक्ट्स माननी है ना, जैसे POCl3, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड एंड HCl, इनको याद रखना है। ये भी एमडी कैट के MCQs में पूछा जाता है। ठीक है, अल्काइल हैलाइड बन जाता है। सिमिलरली PCl3 से रिएक्शन करेगा, साथ में फास्फोरस एसिड बनेगा और अल्काइल क्लोराइड ही बनेगा। और ये थायोनाइल SOCl2 के साथ जो रिएक्शन है थायोनाइल क्लोराइड के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, MCQ में पूछा जाएगा कि पायरिडीन कैटलिस्ट किस में यूज होता है? जब आपके पास कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है, किसका? अल्कोहल्स का, और आपके पास प्रोडक्ट आती है, उसमें हमारे पास एक और बड़ा पॉपुलर MCQ। माय डियर स्टूडेंट्स, सी द बाय प्रोडक्ट्स। अल्काइल क्लोराइड बना, साथ में HCl गैसियस फॉर्म में और SO2 गैसियस फॉर्म में। दिस इज द काइंड ऑफ प्रिपरेशन कि जिसमें हमारे पास अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन से क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच इज द मेथड टू प्रोड्यूस द प्योरेस्ट अल्काइल क्लोराइड्स। तो आप कहेंगे द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद द थायोनाइल क्लोराइड। व्हाई?
बिकॉज द बाय प्रोडक्ट्स आर टू गैसेस, वो जो उड़ जाती हैं और रिमेनिंग हमारे पास प्योरेस्ट फॉर्म में अल्काइल क्लोराइड बचता है। तो ये भी आपने याद रखना है। दिस इज एंट्रेंस टेस्ट और आपको याद रखना चाहिए। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें एमसीक्यू पूछे जाते हैं। अगर मेरे पास कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटता है तो कार्बोकेटाइंस बनेंगे। जब कार्बोकेटाइंस बनेंगे तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव अल्कोहल कौन सी होगी? टर्शरी अल्कोहल विल बी द मोस्ट रिएक्टिव वन। क्यों? क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन फौरन बन जाता है, ये बॉन्ड फौरन टूटेगा। प्रीवियस बॉन्ड जो टर्शरी अल्कोहल का होगा उसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बड़ी जल्दी टूटेगा, और टर्शरी कार्बोकेटाइन चूंकि स्टेबल है इसलिए जल्दी बनेगा, प्रीवियस बॉन्ड को जल्दी तोड़ेगा। लेकिन जैसे ही बॉन्ड टूटेगा साथ ही नया बॉन्ड बन जाएगा और रिएक्शन हो जाएगा। सो टर्शरी अल्कोहल्स आर द मोस्ट रिएक्टिव अल्कोहल्स व्हेन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक्स। तो ये तमाम बातें इससे एसोसिएटेड है। नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन आपके सामने है, द रिएक्शन ड्यू टू द ROH बॉन्ड ब्रेकेज। हमारे पास अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड अल्कोहल का टूट रहा है, ठीक है। अल्कोहल्स आर रिलीजिंग H पॉजिटिव आयन। तो उसमें कौन से रिएक्शंस हैं आपके सामने लिखे हैं मैंने। मेटल्स, किसी भी एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन हो, यहां पे उन्होंने सोडियम मेटल लिखा है, इट्स ओके। मैग्नीशियम, पोटेशियम, कोई भी एक्टिव मेटल जब अल्कोहल से रिएक्शन करती है तो एक एमसीक्यू भी याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। हमारे पास हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और साथ में सॉल्ट बनता है। अगर हमारे पास अल्कोहल किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करे, यस कर सकती है। हमारे पास एज एन एसिड बिहेव करेगी तो ये एसिड बेस्ड रिएक्शन हो जाएगा। हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, सॉल्ट बनेगा। और ये सबसे खूबसूरत सवाल, और मैंने इसको पॉइंट आउट किया फॉर यू पीपल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। हमारे पास जब एल्कोहल्स कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करती हैं, आप देख सकते हैं मैंने जनरल फार्मूला अल्कोहल का और जनरल फार्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड का लिखा है। कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है, कोई भी अल्कोहल हो सकती है, बट वी हैव टू डील विद द कॉन्सेप्ट कि जब अल्कोहल किसी कार्बोक्सिलिक एसिड से मिलती है तो फ्रूटी स्मेल आती है, एस्टर्स बनते हैं, वी नो दैट। साथ में वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। इट्स वेरी सिंपल। व्हाट्स न्यू और इंटरेस्टिंग और डिस्टर्बिंग, दैट इज कि एसिड नॉर्मली H पॉजिटिव आयन रिलीज करता है, लेकिन एस्टेरिफिकेशन में आप देख रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का OH नेगेटिव ग्रुप जा रहा है और H पॉजिटिव आयन अल्कोहल से जा रहा है। हमारे पास ये कोई एसिड बेस्ड रिएक्शन नहीं है, बल्कि आप देखें एक वीकर न्यूक्लियोफाइल इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। एस्टेरिफिकेशन में किसका ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है? अल्कोहल का। और किसका कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूट रहा है? एसिड का। ये दो एमसीक्यूज हैं एमडी कैट के जो मैंने बोले हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन में इसको फोकस कीजिएगा। These were few important reactions, इससे रिलेटेड एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे टेस्ट में। अभी हम आगे रिएक्शन की तरफ चलते हैं। दैट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। माय डियर स्टूडेंट्स, पहले तो ये जो मैंने सिंपल आपके सामने डिस्क्रिप्शन एमसीक्यूज का डाटा लिखा है वो आप देखें कि हमारे पास जब प्राइमरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज किया जाता है तो हमारे पास एल्डिहाइड्स बनते हैं। इसी तरह जब हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज किया जाता है तो हमारे पास बनते हैं कीटोन्स। और टर्शियल को ऑक्सीडाइज करते हैं, सॉरी, tertiary alcohols do not oxidize. Tertiary alcohols in the presence of same catalyst potassium dichromate and H2SO4 do not oxidize. Rather tertiary alcohol show beta elimination reaction और आपके पास अल्कीन्स बनेंगी। मैं आपके सामने एक स्लाइड शेयर करने जा रहा हूं जो आपके सामने व्हाइट बोर्ड पे आएगी जी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इस वक्त ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल्स की एक स्लाइड देख रहे हैं। वो स्लाइड आपके सामने है। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स कन्वर्ट्स देम इनटू द एल्डिहाइड और कीटोन्स, ये मैंने बता दिया। अब उसने कहा ऑक्सीडेशन ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल्स, जितने कार्बन की प्राइमरी अल्कोहल होगी उतने कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं उसने रिएक्शन में हमारे पास रिएक्शन परफॉर्म किया हुआ है और हमारे पास एक एल्डिहाइड बन रहा है। सेकेंड पॉइंट पे वो ऑक्सीडेशन ऑफ द सेकेंडरी अल्कोहल बता रहा है। वो आप देखें कि सेकेंडरी अल्कोहल जब ऑक्सीडाइज होता है इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट इन H2SO4, द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके सामने है, तो आपके पास कीटोन्स बनती हैं, ठीक है, हमें पता है। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड अभी आप देखिए। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। किसका?
टर्शियरी अल्कोहल्स का। क्यों? टर्शियरी अल्कोहल्स कैन नॉट ऑक्सीडाइज, रादर इन द प्रेजेंस ऑफ द सेम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दे विल शो द एलिमिनेशन रिएक्शन। आपके सामने स्लाइड मौजूद है, मैंने टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाया हुआ है जिसको आप उसने मेंशन किया है कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होता, रादर उसके अल्फा कार्बन से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन एलिमिनेट होता है, डिहाइड्रेशन होती है और अल्कीन हमारे सामने आती है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन व्हिच वाज एक्सप्लेनिंग द ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। और ये एमसीक्यूज की फॉर्म में भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, जैसा कि अभी नेक्स्ट स्लाइड पे एक एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते हैं, इनसे क्वेश्चंस हैं। एमसीक्यू आप देख रहे हैं, कीटोन्स आर प्रिपेयर्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ, अभी पढ़ा, सेकेंडरी अल्कोहल्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? बीटा ऑप्शन आपके सामने जस्टिफाइड है। सो दीज वर द इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। आपसे प्राइमरी अल्कोहल का पूछ सकता है, अल्कीन्स का पूछ सकता है। नेक्स्ट बोर्ड पे चलते हैं और बात करते हैं कि वहां पे क्या है हमारे लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, डिहाइड्रेशन रिएक्शन, ये भी आपके एमडी कैट के सिलेबस में अल्कोहल के हवाले से पूछा गया है। डी रिमूव करना, हाइड्रेशन, हाइड्रो यानी वाटर, रिमूवल ऑफ द वाटर इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। ठीक है, एल्कोहल्स में से डिहाइड्रेशन होती है, बिल्कुल होती है। रिएक्शन प्रोसीड करता है, बिल्कुल प्रोसीड करता है। हमारे पास किसकी प्रेजेंस में? स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में। आपके सिलेबस में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को यूज किया गया, जो मैंने आपके सामने लिखा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने डिहाइड्रेशन ही की है अल्कोहल की, लेकिन मैंने इस रिएक्शन को दो हिस्सों में तकसीम किया है। Cause I know this is empty cat, question can be asked। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स है ना, तो जिस तरह की भी होती है हम कर रहे हैं। देखें, हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को यूज करते हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे, तो एक ही मॉलिक्यूल में से एक वाटर मॉलिक्यूल निकल आएगा। अल्फा कार्बन से OH और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन, हमारे पास डिहाइड्रेशन होगी और अल्कीन्स बनेगी। माय स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को याद रखें, अल्कीन्स बनेगी। अगर 180 डिग्री सेल्सियस पर आप लोग डिहाइड्रेशन करेंगे तो अल्कीन्स बनेंगी। ठीक है, और अगर आप 140 पे करेंगे, वही अल्कोहल है, वही H2SO4 है, और टेम्परेचर थोड़ा इजी हो गया है, तो आपके पास डिहाइड्रेशन तो होगी, लेकिन दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स में से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा और आपके पास ईथर्स बनेंगे। तो ये आपने एमसीक्यूज याद करने हैं। अब मजीद डिहाइड्रेशन को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक और स्लाइड शेयर कर रहा हूं, जो कि इसी को रिप्रेजेंट कर रही है जिसे मैंने एक्सप्लेन किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि कंसंट्रेटेड H2SO4 डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर किस तरह डिहाइड्रेशन करता है। वेल स्टूडेंट्स, एक और बात, हम डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स और भी पढ़ के आए हुए हैं हमारी किताब में। हमने एल्युमिनियम ऑक्साइड को यूज किया था, जी यूज किया था। यहां पे मैं ये कॉन्सेप्ट इसलिए जरूरी समझता हूं कि अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को यूज करें तो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिहाइड्रेशन हो रही है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं। एक इसको याद किया। दूसरा, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में हाइड्रोकार्बन के लेक्चर में आपने लाजमी पढ़ा होगा कि जब हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को यूज करते हैं 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो भी मेरे पास अल्कीन्स बनती हैं। और जब मैं एल्युमिनियम ऑक्साइड को एज अ कैटलिस्ट यूज करता हूं, स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो चाहे प्राइमरी अल्कोहल हो, चाहे सेकेंडरी अल्कोहल हो, चाहे टर्शरी अल्कोहल हो, वही कैटलिस्ट, वही कंडीशन यूज होती है। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेम्परेचर सिनेरियो की, जरा माइनर टेम्परेचर पे जाके, और मैं आपसे पूछता हूं कि टर्शरी अल्कोहल ज्यादा आसानी से डिहाइड्रेट होंगी कि प्राइमरी, तो हम जानते हैं कि टर्शरी अल्कोहल्स जो होती हैं उनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए वो इजी कंडीशंस पे हो जाती हैं। जैसे 20, आपको 20% H2SO4 याद है, और उसके साथ 75 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यूज़ करते थे। और प्राइमरी में एडवर्स सिचुएशन हो जाती थी, 140 से 170 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको यूज़ करना पड़ता था और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करना पड़ता था। डिहाइड्रेशन एक छोटा सा लफ्ज बोला गया एमडी कैट में, लेकिन इससे रिलेटेड तमाम बातें मैंने आपसे शेयर की हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं, जो कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे हैं हमारे पास अल्कोहल्स के रिएक्शंस, ल्यूकास टेस्ट एंड आइडोफॉर्म टेस्ट। मैं कुछ स्लाइड शेयर करता हूं। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि व्हाट इज ल्यूकास टेस्ट। दिस इज अ टेस्ट विच इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स। कैसे? आपके सामने मैंने स्लाइड शेयर की है जिसमें ल्यूकास टेस्ट एंड आइडोफॉर्म टेस्ट दोनों हैं। आप देखें स्लाइड को, मैं बोल रहा हूं। उसने पहला पॉइंट बोला है कि द टेस्ट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स। हम जानते हैं, एमसीक्यू हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स आर आइडेंटिफाइड एंड डिस्टिंग्विश्ड बाय
रिएक्टिंग इट विद द HCl एंड ZnCl2। ये क्या है? ल्यूकास रिएजेंट है, याद करना है। आप लोगों की आसानी के लिए डिस्प्ले कर दिया, लिखा हुआ है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, MCQ है। और ऑयली लेयर बनती है किसकी? अगर रिएक्शन होगा तो ऑयली लेयर बनेगी ना अल्काइल हैलाइड्स की। अब वो सारा रिएक्शन, ये नेक्स्ट स्लाइड आप देख रहे हैं, ये स्लाइड आपके सामने है जिसमें मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं कि कैसे फर्क होगा। पहले में टर्शरी अल्कोहल शो की गई है। टर्शरी अल्कोहल जब HCl और ZnCl2 यानी ल्यूकास रिएजेंट्स रिएक्शन कर रही है तो आप देख रहे हैं इमीडिएटली रिएक्शन हो रहा है, ऑयली लेयर इमीडिएटली बन रही है, ठीक है। और अगर सेकेंडरी अल्कोहल है जैसे कि आप देख सकते हैं तो आपको 5 से 10 मिनट वेट करना पड़ेगा। एरो के नीचे आप जो देख रहे हैं ना 5 to 10 मिनट्स, तो 5 to 10 मिनट्स के वेट के बाद अगर ऑयली लेयर बनती है, रिएक्शन हो जाता है लेकिन डिले करके, तो फिर दैट इज सेकेंडरी अल्कोहल, क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल्स आर लेस रिएक्टिव देन द टर्शियरी अल्कोहल्स। और अगर आप बहुत देर बैठे रहते हैं, 10-15 मिनट बाद भी ऑयली लेयर नहीं बनती, देन यू विल हीट इट अप, जैसा कि स्लाइड में आप देख रहे हैं, आपको हीट करना पड़ेगा, फिर ऑयली लेयर बनेगी। रिएक्शन तो हो जाएगा लेकिन हीट करने पे तो दैट विल बी अ प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर है? सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जिसको आप याद करेंगे। इसी तरह एक और स्लाइड आप देखें, आइडोफॉर्म टेस्ट के हवाले से है। आइडोफॉर्म टेस्ट इज इंपॉर्टेंट टेस्ट, और एल्कोहल्स में किस तरह इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन मैथेनॉल एंड एथेनॉल। माय डियर स्टूडेंट्स, प्राइमरी अल्कोहल्स में सिर्फ एथेनॉल आइडोफॉर्म टेस्ट देता है। आइडोफॉर्म CHI3 ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट होते हैं जो फौरन बन जाते हैं अगर इथाइल अल्कोहल का रिएक्शन करवाया जाए आयोडीन के साथ इन द बेसिक मीडियम। तो वो इक्वेशन आप देख सकते हैं और डिटेल आप देख सकते हैं जो मैंने लिखी है। अगर तो मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब में मैं कहूँ कि कोई प्राइमरी अल्कोहल है और उसमें मैंने आयोडीन और स्ट्रॉन्ग बेस ऐड की, फॉरन ब्राइट येलो प्रेसिपिटेट बन गए, तो दैट इज एथेनॉल, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल में सिर्फ एथेनॉल है। क्यों? क्योंकि एथेनॉल ही मिथाइल कीटोनिक ग्रुप यानी CH3C डबल बॉन्ड O बनाने की कैपेबिलिटी रखती है। इसके अलावा कोई प्राइमरी अल्कोहल नहीं करती, और मैथेनॉल ऑफ कोर्स नहीं करती, तो मैथेनॉल का आइडोफॉर्म टेस्ट नेगेटिव आएगा। तो ये आपके सामने स्लाइड थी जिसमें रिएक्शन को भी मेंशन किया गया और आप देख रहे थे। तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अब फिनॉल्स की तरफ। फिनॉल्स क्या है? लेट्स वॉच ऑन द व्हाइट बोर्ड। मैंने कहा फिनॉल, कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद अ बेंजीन रिंग। हमारे जहन में नॉर्मल एक क्वेश्चन आता है, भाई फिनॉल, कार्बोलिक एसिड जो कि हम फिनॉल कंसीडर करते हैं, एक बेंजीन रिंग और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हर वो कंपाउंड उस फैमिली का हिस्सा है जिसको हम फिनॉल्स कहते हैं, जिसमें बेंजीन रिंग के साथ कोई एक या दो या तीन या उससे ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हों, दे ऑल आर द फिनॉल्स। फिनॉल में जो सिंपलेस्ट फिनॉल है दैट इज कार्बोलिक एसिड। और अब फिनॉल की डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे, आपके सामने स्लाइड आएगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप फिनॉल्स को देख रहे हैं तो आपके सामने एक स्लाइड है, उसमें मैं पढ़ रहा हूं। एरोमेटिक कंपाउंड्स विच कंटेन वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यही डेफिनेशन की फिनॉल्स। कार्बोलिक एसिड, बेंजीनोल जिसे बोलते हैं, इट इज द सिंपलेस्ट अमंग्स्ट द फिनॉल। बिल्कुल ठीक है। और ये जो सारी डिस्क्रिप्शन स्लाइड पे दी गई है स्ट्रक्चर के साथ, आपको बताया गया कि 1834 में र्यूंज ने इसको डिस्कवर किया था, ये भी याद करना है। सो दिस स्लाइड इज फॉर योर इंटरेस्ट, फॉर द बेटर नॉलेज। मैं से पढ़ रहा हूँ आगे। इसी स्लाइड में आप देख रहे हैं फिनॉल की प्रिपरेशन। मैं पहली प्रिपरेशन की बात करूंगा जो कि डॉस प्रोसेस है। आप देख सकते हैं स्लाइड में आपके सामने मौजूद है। डॉस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? क्लोरोबेंजीन को यूज करते हैं। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन बेस के साथ करवाते हैं। किसकी प्रेजेंस में? हमारे पास 360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और इसके साथ 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ये MCQ में पूछा जाता है। आपने डॉस प्रोसेस की इन कंडीशंस को याद रखना है। हमारे पास सॉल्ट बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड, और उसके बाद हम सोडियम फिनॉक्साइड का जब रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो आपके सामने रिएक्शन मौजूद है। स्लाइड में आप देख सकते हैं कि फिनॉल बन गया है। दूसरी प्रिपरेशन भी स्लाइड में मौजूद है, आप देख रहे हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि कैसे सोडियम सॉल्ट ऑफ द सल्फोनिक एसिड, जो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, उसको यूज़ किया गया है। उसका रिएक्शन भी बेस के साथ किया गया है और हमारे पास सोडियम फिनॉक्साइड ही बन रहा है, आपके सामने इक्वेशन में मौजूद है।
और फिर दोबारा जब उस सॉल्ट सोडियम फिनॉक्साइड का रिएक्शन हम HCl के साथ करवाते हैं तो फिनॉल बन जाता है। तो फिनॉल की प्रिपरेशन आपके सामने की बताई गई है जो स्लाइड में आपके सामने है। आपने इसके रिएजेंट, इसकी कंडीशंस को मेमोराइज करना है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्लाइड देखें। दैट इज अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। आप देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में जो MCQs आपने याद रखने हैं कि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, दैट इज 41 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है। कौन सा सॉलिड है? डेलिक्वेसेंट सॉलिड है। ये ऐसा सॉलिड है जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके लिक्विड बन जाएगा, सोल्यूशन बना देगा। और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी याद करना है। फिर ये पिंक कलर का सोल्यूशन बनाता है। ये पॉइंट्स आपके सामने लिखे गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसी स्लाइड में फिजिकल प्रॉपर्टीज के नीचे माय डियर स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं रिएक्शन ऑफ फिनॉल्स। फिनॉल दो तरह के रिएक्शंस करता है, एक तो जिसमें इसका OH ग्रुप इन्वॉल्व होता है और दूसरा जिसमें इसका बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होता है। स्टूडेंट स्लाइड आपके सामने, आप रिएक्शन ऑफ फिनॉल देख रहे हैं। बात की गई है पहली कैटेगरी, उसमें टेबल में सॉल्ट फॉर्मेशन की। हमारे पास फिनॉक्साइड्स आर फॉर्म्ड। हमारे पास फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर। Phenol is not acid, it is acidic in nature. That's why phenol only react with the strong bases. ठीक है, सॉल्ट बन जाता है, क्लियर है। और यूं हमारे पास साथ में एक रिएक्शन बन जाता है जिसे हम कहते हैं सॉल्ट फॉर्मेशन, एस्टर फॉर्मेशन। माय डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने रिएक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरे वर्ड्स को सुने। एस्टर बनाने के लिए आप देख रहे हैं कि फिनॉल का रिएक्शन किसके साथ किया जाता है? एसिड डेरिवेटिव्स। कौन से? हैलोजन डेरिवेटिव्स, एसिड हैलाइड्स के साथ रिएक्शन किया जाता है। एंड दिस इज अ मेथड टू प्रोड्यूस द इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ एस्टर्स। तो ये याद रखना है आपने। रिएक्शन आपके सामने है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, MCQs में पूछा जाएगा। और रिडक्शन विद जिंक, हमने प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में, हाइड्रोकार्बन्स में भी इस रिएक्शन को पढ़ा था। ये वो तमाम रिएक्शंस हैं आप देख रहे हैं कि जिसमें हमारे पास बेंजीन का रिंग इन्वॉल्व नहीं है। अब हम उन रिएक्शंस की तरफ जाएंगे जिसमें हमारे पास बेंजीन का जो रिंग है वो इन्वॉल्व है। आपके सामने मैंने रिटन, आपके सामने स्लाइड आप देख सकते हैं। रिएक्शन है जी नाइट्रेशन, हमारे पास रिंग के ऊपर अटैक होता है। माय डियर स्टूडेंट, नाइट्रेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ द नाइट्रो ग्रुप, NO2 ग्रुप। अगर तो हम डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं, आप देख रहे हैं, तो हमारे पास ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनेगा या पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। और अगर मैं कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता हूं, कंडीशंस आपके सामने, रिएक्शन आप देख रहे हैं जैसे कि उसने बोला, तो फिर मेरे पास 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा जिसको हम पिक्रिक एसिड भी कहते हैं। तो पिक्रिक एसिड की प्रिपरेशन फिनॉल से होती है जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को यूज किया जाता है। ये MCQ में पूछा जाएगा। रिएक्शन आपके सामने है, बेंजीन का रिंग इन्वॉल्व है। और दूसरा उसने रिएक्शन किया हुआ है सल्फोनेशन। ऑफ कोर्स रिंग के ऊपर बेंजीन सल्फोनिक एसिड का ग्रुप सल्फो जो SO3H ग्रुप है वो इंट्रोड्यूस हो रहा है। हमारे पास सब्स्टिट्यूशन हो रही है, एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो रहा है बेंजीन रिंग पर, तो वो आपके सामने है। एंड द थर्ड वन हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन रिएक्शन जो है उसने किया है ब्रोमीन वाटर के साथ। तो जो रिएक्शन आप देख सकते हैं इसमें ब्रोमीन ने सब्स्टिट्यूशन की है। हमारे पास 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल बनता है, बेंजीन रिंग इन्वॉल्व है, इसके वाइट प्रेसिपिटेट होते हैं। MCQ पूछा जाता है। सो दिस इज एन MCQ। आपके सामने स्लाइड शो हो रही है ब्रोमिनेशन की यानी हैलोजिनेशन की। और इसी में हाइड्रोजनेशन भी है, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन इनटू द बेंजीन रिंग, साइक्लोहेक्सेनोल बन रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपके सामने फिनॉल के वर्कड स्ट्रक्चर रखे जो कि आपको एक्सप्लेन करते हैं वो तमाम रिएक्शंस जिसमें फिनॉल का हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व है या फिनॉल का रिंग इन्वॉल्व है। तो ये तमाम रिएक्शंस हैं। और एक निहायत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये स्लाइड आप देख सकते हैं, द बैकलाइट फॉर्मेशन। इसमें जो सेकंड रिएक्शन आपके सामने आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक सिंथेटिक रबर बैकलाइट बन रही है। तो ये MCQ आपसे एंट्री टेस्ट में लाजमी पूछा जाएगा कि व्हाट आर द मोनोमर्स ऑफ द बैकलाइट सिंथेटिक रबर। आप कहेंगे फॉर्मल्डिहाइड यानी मैथेनॉल और फिनॉल। ये हमारे पास रिएक्शन करते हैं। पहले हमारे पास ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल एंड पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल्स बनते हैं, फिर वो आपस में कंडेंस होते हैं और स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं आपके सामने व्हाइट बोर्ड में मौजूद है। हमारे पास एक जबरदस्त किस्म की प्रोडक्शन मिलती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द फिनॉल, फिनॉल की प्रॉपर्टीज, फिनॉल की प्रिपरेशन, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज, उसके वो रिएक्शंस
आपके सामने मैंने एक्सप्लेन किए कि जिन में उसका OH इन्वॉल्व होता है या जिसमें उसका रिंग इन्वॉल्व होता है और वो कंडेंसेशन करके बैकलाइट जिस तरह बनाते हैं, वो तमाम चीज़ें एक्सप्लेन की। अब कुछ MCQs की प्रैक्टिस करते हैं। आपके सामने अभी से हमने एक स्लाइड पे क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज अबाउट द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फिनोल्स। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, और इस MCQ को एक्सप्लेन करने की रीज़न ये थी कि हमारा रिलेटेड MCQ जो क्लियर हो। कहता है द रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, वाटर, एथेनॉल एंड फिनोल हैज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। मेरी बात सुने, हमने पढ़ा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है डिसोसिएशन कांस्टेंट पर। हमारा जो एसिडिक कांस्टेंट K वैल्यू है कार्बोक्सिलिक एसिड की 10⁻⁻5 है, सबसे ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड की 10⁻⁻5 है, उसके बाद फिनोल्स हैं 1.3 × 10⁻10 आप पढ़ के हुए हैं, उसके बाद वाटर है और बाद में अल्कोहल्स हैं। स्टूडेंट्स याद रखना है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो एसिडिक पावर है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ऑर्गेनिक एसिड्स में, उसके बाद फिनोल्स हैं, फिर हमारे पास आते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स और उसके बाद अल्कोहल्स। तो ये ऑप्शन अगर जहन में रखें तो आंसर है चार्ली। सो जस्टिफिकेशन भी दे दी गई है और आप देख सकते हैं कि मैंने इनकी Ka वैल्यूज भी एक्सप्लेन कर दी हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, today's lecture was about the topic 3 and 4 of the MDCAT syllabus. In this lecture, we try to investigate and understand and clarify each and every concerned concept, जिसमें अल्काइल हैलाइड के तमाम रिएक्शन प्रिपरेशंस और अल्कोहल्स के रिएक्शन प्रिपरेशंस और फिनॉल की डिस्क्रिप्शन शामिल थी। उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और जो अहम बातें मैंने आपको बताई आप उनको ज़रूर याद रखेंगे और जो चीज़ें मैंने आपके सामने टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट की हैं, एक्सप्लेन की हैं, आप ज़रूर नोट डाउन करेंगे। इंशाल्लाह आपका टेस्ट बेहतरीन होगा। दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अल्लाह हाफिज़।